बांग्लादेश को बहुत बड़ा नुकसान होगा इसकी सही वजह हो से। गया, ठीक है। इंडिया आजकल मतलब आने वाले ज़माने में एक सुपर पावर है। सही है। उनके पास जो मतलब मिसाइल्स वगैरह है, सब जो फोर्सेस है वो बांग्लादेश के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। और ये दोनों मिलकर मोसाद और रॉ मिलकर इस वक्त का फाउंडर मेंबर शौकत, बताया जा रहा है कि किसी गुमनाम व्यक्ति इसको मारकर चला गया है। आतंकियों को ट्रेनिंग देता था शौकत, और इस शौकत को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया गया। यानी ये अगर आप सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है, एक और को टपका दिया गया है। खबर ये आ रही है बांग्लादेश इंडिया ने तो अच्छा किया, जहां पे इन्होंने नमक खिलाया बांग्लादेश ने वहां पे नमक हरामी किया। आखिर क्यों? तो ये बात बिल्कुल क्लियर है। भारत से भी हमारे दोस्त और कई दूसरे मीडिया के लोग और इवन भारत की गवर्नमेंट और लोग भी कहते हैं कि इनकी वजह से इंतहा पसंदी जो है वो पाकिस्तान में बढ़ती चली गई, और इन मदरसों की वजह से ही हमें पहले नजर आया कि म्यांमार को उन्होंने 2200 आई थिंक सो मैट्रिक टन की राइस की उन्होंने डोनेट की है, मदद की है। खास तौर पर जो ऐसे जिहाद से जुड़े हुए जिनको मुजाहिदीन कहा जाता था उनको टपकाया गया। जब उनकी हिस्ट्री सामने आती है तो पता ही चलता है कि ये तो कश्मीर में जिहाद के लिए गए हुए थे। ईरान की एटमी तनसीबात पर दोबारा हमले से बिल्कुल गुरेज नहीं करूंगा, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। तो अब ये है कि वो बिल जो है वो अब पास नहीं हुआ, वो जो उसको रिवर्स करने वाला था उस वक्त तो इन्होंने कर लिया क्योंकि फैटअप से बाहर निकलना था, लेकिन बाद में फिर इन्होंने दोबारा कानून साजी करके तो वो कहा जी कि नहीं जी वो पुराना जो है वो सिस्टम उसको बहाल किया जाए। हम इसको इस तरह ले सकते हैं, वो आपको पता है कि टपक टपक के टपक रहे हैं, यानी कि कितने ही ज्यादा टपकाए जा चुके हैं। कहीं किसी गली चौराहे कूचे में हर जगह से खबरें ही आती रहती हैं कि इसको मार दिया उसको मार दिया, जगह जगह लोगों को टपकाया जाता। नमस्कार दोस्तों, अब भारत के जो अज्ञात हमलावर है, अब मैं भारत का तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो अज्ञात हमलावर है पाकिस्तान में वो फिर से एक्टिव हो चुके हैं। और अब उनके निशाने पर एक ऐसा बंदा था जो लश्कर तोयबा के अंदर, मतलब एलईटी लश्कर तोयबा के अंदर जो है वो आतंकियों को ट्रेनिंग देता था, और उसकी खोपड़ी खोल दी गई है। अब देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि जो बंदा निहत्था निकलेगा या फिर अकेला निकलेगा वो ज़िंदा बच नहीं रहा है। अब देखिए, ये मौलाना मसूद अजहर और हाफिज़ सईद को अगर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ना मिलती या फिर दाऊद इब्राहिम को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ना मिलती ना, तो वो कब के जहन्नुम पहुंच चुके होते। अब देखिए, उनको जो सिक्योरिटी मिलती है वो पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से मिलती है, आईएसआई की तरफ से मिलती है, और उनकी पर्सनल सिक्योरिटी भी होती है। तब जाकर कुछ ऐसी एक सिचुएशन ऐसी पैदा होती है कि भाई ठीक है भाई, अब यहाँ पर थोड़ा अंदर एंट्री लेना मुश्किल है। हालांकि हाफिज़ सईद के बारे में हमने पिछले दिनों सुना था कि वो लाहौर में रहता है और उसके घर के पास ही एक धमाका कर दिया गया था और उसकी यहाँ पर चड्डी गीली हो चुकी थी, लेकिन वो एग्जीक्यूशन ठीक से हो नहीं पाया था। देखते आने वाले दिनों में कब तक ये जिंदा रहते हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद जरूर करें, के सामने हम रखे देते हैं। तो देखिए, जो खबर है वो इस वक्त चल रही है, हाफिज सईद लश्कर तैयबा टेररिस्ट, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, दहशतगर्द हाफिज सईद का एक बहुत करीबी साथी मारा गया है। यानी ये अगर आप सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है, एक और को टपका दिया गया है। खबर ये आ रही है, हम इसको इस तरह ले सकते हैं, वो आपको पता है कि टपक टपक के टपक रहे हैं, यानी कि कितने ही ज्यादा टपकाए जा चुके हैं। कहीं किसी गली चौराहे कूचे में हर जगह से खबरें ही आती रहती हैं कि इसको मार दिया उसको मार दिया, जगह जगह लोगों को टपकाया जाता रहा पहले। और ख़ास तौर पर जो ऐसे जिहाद से जुड़े हुए जिनको मुजाहिदीन कहा जाता था उनको टपकाया गया। जब उनकी हिस्ट्री सामने आती है तो पता ही चलता है कि ये तो कश्मीर में जिहाद के लिए गए हुए थे, और ये जो बंदा है ये उधर गया हुआ था और इसने जो है मुंबई अटैक्स में जो है उसमें हिस्सा लिया था। उन सबको 1 से 2 साल के अरसे में आपने देखा कि कई ऐसी खबरें आती रहीं जो कि उनको टपकाया जाता रहा। भारत से भी हमारे दोस्त और कई दूसरे मीडिया के लोग और इवन भारत की गवर्नमेंट और लोग भी कहते हैं कि इनकी वजह से इंतहा पसंदी जो है वो पाकिस्तान में बढ़ती चली गई, और इन मदरसों की वजह से ही दूसरे रिलीजन को हमने एक्सेप्ट करने से इनकार किया, और उन लोगों को हम काफी दूर दूर अपने से रखते हैं। कहाँ तक आप समझते हैं कि ये बात सही है? ये बिल्कुल सही है। उसकी वजह ये है कि ज़्यादातर जो तलबा हैं इन मदरसों में,
जो ज़ेर तालीम हैं वो लोअर मिडिल क्लास से तल्लुक़ रखते हैं, गरीब लोगों के बच्चे हैं वो। उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो कि स्कूल एजुकेशन, जो एक हमारी फॉर्मल स्कूल एजुकेशन है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो मदरसों में भेज देते हैं। मदरसों में उन बच्चों को तालीम भी मिलती है और वहाँ पे उनको रिहाइश भी मिल जाती है, उनको खुराक भी मिलती है वहाँ पे। तो वो अगर मिसाल के तौर पे अगर एक बच्चा मंडी बहाउद्दीन में गरीब फैमिली का है तो वो उसको किसी मदरसे में दाखिल करवा देंगे और उनके ख्याल में अब वो बच्चा जो है वो उनकी अब जिम्मेदारी नहीं रहा, वो मदरसे की जिम्मेदारी बन गया है और वहाँ पे उसे सब कुछ मिलेगा। तो बेशुमार बच्चे तो गरीब बल्कि तकरीबन सभी बच्चे गरीब फैमिलीज़ के हैं जो कि मदरसों में पढ़ते हैं जाके। अब वहाँ पे क्या है कि जनरली जो वहाँ का माहौल होता है ना, वो उसमें उनको बैरूनी दुनिया से बिल्कुल काट दिया जाता है। बैरूनी दुनिया से उनका कोई राब्ता नहीं होता। मदरसों में, अक्सर मदरसों में, बल्कि मेरा ख्याल है शायद ज़्यादातर मदरसे ऐसे ही हैं जहाँ पे कि उनकी मीडिया की एक्सेस नहीं है, यानी टीवी नहीं है वहाँ पे, अखबार नहीं आता वहाँ पे। वहाँ की जो लाइब्रेरीज़ हैं उनमें सिर्फ दीनी कुतब होती हैं। बाहर की दुनिया का जो सेकुलर अलूम है उनके बारे में बिल्कुल कोरे होते हैं, इनको कुछ पता नहीं होता। फिर अब इन अक्सर जो दीनी मदारिस है ना, उनमें इस्लाम के नाम पे एक ख़ास मसलक की तालीम और तरवीज की जाती है और उसमें बड़ा एक एक्सट्रीमिस्ट व्यू लिया जाता है और ऐसे अफराद जिनका तल्लुक़ उस ख़ास मसलक से नहीं है उनका तमस्खुर उड़ाया जाता है और उनकी खामियां गिनवाई जाती हैं और बच्चों के जहनों में ये चीज़ रासिख कर दी जाती है कि आप ही राह रास्त पे हैं, आप ही सिराते मुस्तकीम पे हैं और बाकी सारे भटके हुए हैं। तो एक तरह का उनके अंदर दूसरों के लिए एक अवर्शन, एक नफ़रत पैदा कर दी जाती है। फिर बहुत से मदरसों में ऐसे मज़ामीन भी पढ़ाए जाते हैं कि जो दूसरे मज़ाहिब और दूसरे मसालिक के लोगों के लिए नफ़रत का बायस बनते हैं। रद्द शियाइत, रद्द वहाबियत, रद्द मिर्ज़ाइयत, ये सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं बहुत सी जगहों पर। टीचर्स का जो एटीट्यूड है वो बहुत डोमिनेटिंग, अथॉरिटेटिव होता है वहाँ पे। तो अब जाहिर है कि जब आपको बाहर के मीडिया का कोई एक्सपोजर नहीं है, आपको एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ पढ़ाए जाते हैं, आप को दूसरों के लिए आपके दिल में नफ़रत पैदा की जाती है, तो जाहिर है कि फिर आप एक एक्सट्रीमिस्ट बनेंगे और एक्सट्रीमिज़म ही फिर आपको टेररिज्म की तरफ लेके जाता है। तो ये जो आपने बात की, इसमें कोई शक नहीं है कि जो मेन नर्सरियां हैं हमारे यहाँ दहशतगर्द बनाने की, वो यही मदरसे हैं। लेकिन सर उसमें एक बहुत बड़ा रीजन जो है वो क्या ये जो खौफनाक तरीके से बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, क्या ये भी आप एक वजह समझते हैं कि मदरसों की तादाद बढ़ती जा रही है क्योंकि जो पेरेंट्स हैं, ज़्यादातर पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो उस काबिल नहीं है कि वो इतने बच्चों को पाल सकें, तो वो पैदा तो कर लेते हैं और उसके बाद उठा के मदरसे वालों को दे देते हैं, फिर चाहे वो उनको सुसाइड बॉम्बर बनाए, चाहे उनको वो मौलवी बनाए, चाहे वो उनको कोई कामयाब या कोई करामत इंसान। बात करेंगे भारत की जानिब से टर्की के ऊपर एक के बाद एक जो है मुसीबतों का पहाड़ तोड़ा जा रहा है। भारत ने टर्की के गिर्द अपना घेरा जो है बड़ा टाइट कर लिया है। आज भारत की जानिब से ग्रीस को एक मिसाइल बेचा गया है जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर बताई जाती है और ये सिर्फ और सिर्फ टर्की को परेशान करने के लिए बेचा जा रहा है। टर्की का S-400 सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की बात की जा रही है। भारत और टर्की के जो रिलेशनशिप है वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमें बिगड़ते नजर आ रहे हैं, जब टर्की जो है पाकिस्तान के साथ खड़ा है। इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी ने साइप्रस का दौरा करके भी तैयब उर्दुगान को खुल्लम खुल्ला धमकाया कि वो कश्मीर का जिक्र छोड़ दे वरना हम साइप्रस को यूनाइटेड नेशन में लेके जाएंगे। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट देखा जाए तो
इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इस दफा जो है हमें बहुत ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रही है, जो कि खुद को भी डिफेंड करना जानते हो। इसके साथ साथ जो जो कंट्रीज पाकिस्तान के साथ कनेक्टेड है उनको जी इंडिया काउंटर करने के मूड में नजर आ रहा है। इंडिया यूरोप को एक्सेप्ट करता है लेकिन टर्की को माइनस करता है। इसी तरह साउथ एशिया का लीडर बनना चाहता है लेकिन पाकिस्तान को माइनस करता नजर आ रहा है। और हथियार बेचना स्ट्रॉन्ग कंट्रीज की निशानी होती है। इंडिया ने इससे पहले आर्मीनिया को, ग्रीस को, फिलीपाइंस को अपने हथियार बेचे हैं और इंडिया की जो वेपन मार्केट है ना, ये दिन ब दिन जो है तरक्की करती जा रही है। इंडिया ने क्या किया? तुर्की का मीडिया ये रिपोर्ट्स छाप रहा है जो कि अभी अनऑफिशियल है। अभी इंडिया ने ये दावा नहीं किया कि हम अपना असलहा ग्रीस को देंगे या नहीं देंगे, लेकिन तुर्की का मीडिया ये छाप रहा है कि इंडिया अपने लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल देने वाला है ग्रीस को। ग्रीस की और तुर्की की आपस में बहुत लगती है, जो इंडियन मिसाइल दाग देगा तुर्की पर और बड़े स्ट्रॉन्ग मिसाइल है। इस चीज का खदशा तुर्की ने जाहिर किया है। इंडिया का ये कहना है कि बहुत हमने तुर्की की मदद कर ली, हमने हर महाज पर तुर्की की मदद की। जब वहां पर जलजला आया, अर्थक्वेक आया, तो सबसे पहला भारत ही वो देश था जिसने तुर्की को मदद पहुंचाई। लेकिन तुर्की ने हमेशा कहा कि हमारे लिए मुस्लिम उम्मा पहले, रिलीजन फर्स्ट और ह्यूमैनिटी सबसे आखिर में, यानी ह्यूमैनिटी लास्ट है उनके लिए। तो अब हम भी अपने देश को मद्देनजर रखते हुए वही काम करेंगे जो हमारे देश के लिए सूटेबल होंगे। टर्की बहुत उछल रहा था, एर्डोगन बड़ा स्मार्ट बन रहा था, हम तो प्लेन भरकर ड्रोन्स भेज देंगे, तुम प्लेन भरकर मिसाइल से भी भेज दो तो कुछ नहीं उखाड़ सकते हो। There is something very important happening on the side of the Greece. We have Umesh Agarwal ji. Umesh ji, a very warm welcome on the show. The platform is yours. गायत्री जी, आपने सही बोला है। टर्की हमारा हमेशा दुश्मन रहा है और आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने पाकिस्तान को ड्रोन भेजे थे। वो ड्रोन इनएफेक्टिव साबित हुए भारत के मिसाइल डिफेंस सिस्टम आकाश तीर के सामने। और 2 साल पहले टर्की में भूकंप आया था। भारत वॉज द फर्स्ट नेशन टू रेस्पॉन्ड। उन्होंने वहां पे जाके मेडिकल कैंप सेटअप किया था और टर्की में बहुत ज्यादा वहां के लोगों ने अप्रिशिएट किया था। और आपने सही बोला, भारत की जो नालायक कांग्रेस लीडरशिप थी वो हमेशा प्रो टर्की रहा है। और आपने देखा है कि कांग्रेस ने अपने 100 ईयर्स के एग्जिस्टेंस में अपने 2019 में अपना ओवरसीज ऑफिस टर्की में खोला था। इसके कारण हम एक तरह से मेडिटेरियन में हम हमारे संबंध अच्छे नहीं कर पाए थे साइप्रस, ग्रीस और आर्मीनिया। आप ये सोच रहे होंगे ये मैं साइप्रस, ग्रीस और आर्मीनिया क्यों बोल रहा हूँ? तो टर्की का एक तरह से हिस्टोरिकल एक तरह से बैटल है इन तीनों नेशंस के साथ। ग्रीस के साथ उसका एक तरह से वहाँ पे एक सी है, मेडिटेरियन सी के पास एजियन सी है। वहाँ पे बहुत सारे एक तरह से लॉट ऑफ ऑयल रिजर्व्स, ऑयल रिजर्व्स के लिए दोनों नेशंस कंटेस्ट कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि साइप्रस में आपने देखा होगा कि उन्होंने नॉर्थर्न भाग ऑफ साइप्रस है, वो साइप्रस से उन्होंने छीन लिया। और वहाँ पे साइप्रस के साथ भी उनके टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। आर्मीनिया के अगेंस्ट अजरबैजान को आर्म्स भी सप्लाई कर रहा है टर्की। और इसी के कारण टर्की हैज बिकम अ कॉमन एनिमी ऑफ ग्रीस, साइप्रस, आर्मीनिया। और टर्की पाकिस्तान को भी सपोर्ट करता है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए, इंडिया एंड ग्रीस हैव बिकम एक तरह से नेचुरल अलाइज। और आपने देखा है कि हमारे जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ है कुछ महीनों पहले, 1 महीने पहले वो टर्की गए थे। और टर्की ने हमारा जो रफाल जो हमने यूज किया था ऑपरेशन सिंदूर में, उसकी ऑपरेशनल डिटेल्स मांगी थी, क्योंकि ग्रीस के पास भी वही रफाल जेट्स है। और एक तरह से ऐलान किया है कि वो टर्की को लॉन्ग रेंज लॉन्ग अटैक क्रूज मिसाइल देने वाला है। इसकी रेंज होने वाली है 1000 से 1500 किलोमीटर। और इस रेंज और ये मिसाइल ऐसी है टर्की में उनके एयर बेसेस, उनके नेवल बेसेस, उनके S-400 सिस्टम्स सबको टारगेट कर सकती है। भारत की ये जो क्रूज मिसाइल है, सब क्रूज मिसाइल है, जो एक तरह से निर्भय का एडवांस वर्जन है, का एक तरह से सुपरसोनिक स्पीड पे चलता है, सबसोनिक स्पीड पे चलता है। और ये अमेरिकन टॉम हॉक मिसाइल था। आपको याद होगा टॉम हॉक मिसाइल को अमेरिका ने यूज किया था ईरान के ऊपर। और कहाँ पहुंचे हुए हैं हम लोग, अंदाजा लगाओ। अब वो कहते हैं जी पाकिस्तान तो दहशतगर्दी कराता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कराता है, इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं, खित्ते में ये हुआ है, खित्ते में वो हुआ है। उसने तो पकड़ के मैं देख रही थी कि भाई कौन कौन बात को
हर जगह पर ये पब्लिश हो रहा है। ये इतनी बड़ी खबर इस वक्त बन चुकी है जो जयशंकर साहब अपने अपने देश के हितों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इंडिया झुकेगा नहीं, इंडिया बिकेगा नहीं, इंडिया जो है वो चुप नहीं कर सकता। सो नरेंद्र मोदी जो है वो he will emerge as a strong player. फ्रांस और इंडिया स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप के लिए तैयार है। Stocks are sinking sharply right now. The Dow is down. मोदी से भंगा पड़ गया भारी ट्रंप को। The US stock market crashes. A live look now at stock futures this morning. Take a look at this. The market dropping drastically. बाजी भारत मारता हुआ दिखाई दिया। इंडिया के लिए वो सीधी सी वो बात है, ठीक है कि जी अब जो मर्जी कर लो आप लोग, हमने नहीं झुकना, हमने नहीं बिकना, हमने नहीं रखना। कि इंडिया ने उनका जो दावा था कि जी उन्होंने जंग रुकवाई है, उसको उन्होंने झुटलाया है। क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रांस ने, जो मैं जिसको बोलता हूँ गहरे राज्य को, पूरी तरह से चैलेंज करा है भारत के साथ। ईरान के लिए भी अमेरिका ने आंखें दिखाई हिंदुस्तान को कि आप ईरान के साथ ट्रेड ना कीजिए, उससे कोई मुआहदे ना कीजिए, उससे तेल ना लें। तो हिंदुस्तान ने उनसे तेल भी लेके दिखाया, उनसे ट्रेड भी करके दिखाया। आज तक ईरान के साथ बिजनेस हिंदुस्तान करता है। एंटी अमेरिकनिज्म विल स्टार्ट इन इंडिया, प्रो मोदी सेंटिमेंट्स विल स्टार्ट इन इंडिया। अवाम का तेल जरूर निकल रहा है, क्योंकि जब आप इतनी दूर से तेल अपने मुल्क में लेकर आएंगे, दरामद करेंगे, तो फिर उसके बाद जाहिर है उसकी कॉस्ट तो बहुत बढ़ जाएगी। तकरीबन 5 गुना ज्यादा आप फ्रेट देंगे। पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला, गिलास तोड़ा 12 आने। देखिए, इंडिया को यूएन ही नहीं दे रहा, पूरी दुनिया इंपॉर्टेंट देता है और उन्हें देना पड़े। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई इंडिया जो कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है फिलहाल, और कभी भी ये 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है। और अगर मान लीजिए कि आप अगर फर्स्ट मतलब कि नंबर 1 इकोनॉमी है और आप ऐसा समझते हैं कि भाई इंडिया के साथ कुछ ऊपर नीचे करके आप अपना स्कोर कर लोगे, तो अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है कभी भी। और इतने बड़े कंट्री के साथ या फिर इतनी बड़ी इकोनॉमी वाले कंट्री के साथ अगर आप ऐसा कुछ बिहेव करने की कोशिश करेंगे तो उसके जो रिजल्ट्स है वो आपको डेफिनेटली आपके कंट्री में मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कि यूएस के अंदर क्रैश की बात चल रही है कि स्टॉक मार्केट में क्रैश हुआ है, इसी को लेकर है कि भाई अगर मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इंडिया के अंदर नहीं होता ये सारी चीज़ें, इंडिया के अंदर भी होगी, लेकिन इंडिया जो है वो अपने देश के इंटरेस्ट को लेकर चलता है। और अगर मान लीजिए यूएस ऐसा चाहता है कि भाई वो जैसा कहे वैसा ही हम करें, तो ऐसा तो बिल्कुल हो नहीं सकता। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि भाई मान लीजिए ट्रम्प कुछ भी करना चाहते हो, कुछ भी प्रेशर करवाना चाहते हो इंडिया पर, लेकिन ये सारी चीज़ें इंडिया के सामने चलेगी नहीं। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। इंडिया झुकेगा नहीं, इंडिया बिकेगा नहीं, इंडिया जो है वो चुप नहीं कर सकता। समझ रहे हैं बात? इंडिया चुप नहीं कर सकता। दैट्स व्हाट इज इम्पोर्टेंट, जो मुझे नजर आता है। ठीक है, इंडिया के लिए वो सीधी सी वो बात है, ठीक है कि जी अब जो मर्जी कर लो आप लोग, ठीक है, हमने नहीं झुकना, हमने नहीं बिकना, हमने नहीं रखना। ये चीज़ जो है ना वो देयर इज अ क्लैरिटी, मुझे इसमें क्लैरिटी नजर आती है। सो नरेंद्र मोदी जो है वो he will emerge as a strong player, याद रखिएगा। वो कैसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर होंगे? जब एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स आएंगे, जब ये आएगा कि भाई साहब मैं इंडिया के मफाद के ऊपर सौदा नहीं करूंगा। ट्रम्प ने चले जाना 2028 में, ठीक है, 29 में मोदी के इलेक्शन है, ठीक है। ट्रम्प ने फारिग हो जाना है 2028 के आखिरी 4 महीनों में, पता लग जाएगा कि बस इज गोइंग और लीविंग, दैट्स इट। अच्छा, क्लियर हो गया। दूसरे नंबर पे क्या है? दूसरे नंबर पे ये है कि मोदी साहब ने फिर भी प्राइम मिनिस्टर रहना है जब अमेरिका का अगला सदर आ जाएगा, वो कोई भी हो, जेडी वैंस हो, कांग्रेस का हो, न्यूसम हो, कोई भी। मोदी से भंगा पड़ गया भारी ट्रंप को। द यूएस स्टॉक मार्केट crashes. Umesh, a very warm welcome on the show. The platform is yours. जी।
गायत्री जी, यूएस मार्केट क्रैश नहीं कर रहा है, अभी कोलैप्स कर रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से टैरिफ अगर आप लगा रहे हो यूएस के अंदर एक्सपोर्ट्स होने वाली आइटम का, जो यूएस इंपोर्ट्स है, अल्टीमेटली द इफेक्ट विल बी बोर्न बाय द कंज्यूमर्स। जो अभी ट्रम्प की पॉलिसी है, इट इज बेनिफिटिंग ओनली द टॉप रिच क्लास, बट जो टैरिफ लगेंगे, जो एक्सपोर्ट्स, उनके जो इंपोर्ट्स पे टैरिफ लग रहे हैं फ्रॉम अदर कंट्रीज, द कॉस्ट जो है इट विल बी बोर्न बाय द एंटायर पीपल। एवरी सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स विल पे द एनहांस कॉस्ट। अब इसी के कारण आप देखिए कि जॉब डेटा उनका कल रिलीज हुआ है, जिसमें बताया गया कि 73,000 न्यू जॉब्स क्रिएट हुए, जबकि दे वर एक्सपेक्टिंग 100,000 जॉब, 1 लाख जॉब्स एक्सपेक्ट कर रहे थे। ऐसा हुआ था, जो ऑफिशियल हु वाज इन्वॉल्वड इन रिलीजिंग द डेटा, ट्रम्प ने उसी को फायर कर दिया। आप सोचिए, सही डेटा निकालने पे ट्रम्प इज फायरिंग हिज ओन एम्प्लॉइज। दिस शोज अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा पैनिक है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। सेकेंड, बहुत सारी कंट्रीज पे उन्होंने टैरिफ लगाए, जैसे भारत पे 25% लगाया है, ताइवान पे 30% लगाया है, स्विट्जरलैंड पे 39% लगाया है, और ब्राजील पे 50% लगाया है। ये सब उनके मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। अल्टीमेटली इधर से जो भी गुड्स आएंगे वो महंगे हो जाएंगे। इससे क्या हुआ, यूएस मार्केट के अंदर वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ने वाला। इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद लोग, कंपनीज आर नॉट विलिंग टू इन्वेस्ट फर्दर। सिंपल है ना, आपकी अगर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रहेगी, डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, तो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू अफेक्ट द कंपनी। तो उसको देख के यूएस के अंदर एक अमेरिकन जो मार्केट है, दे डिड नॉट रिएक्ट पॉजिटिवली फॉर दिस न्यूज। ट्रेड अनसर्टेनिटीज हो रहा है। अभी कल जो टैरिफ लगने वाले थे अगस्त 1 से, वो अगस्त 7 तक उसको पोस्टपोन कर दिया गया। मार्केट डज नॉट लाइक अनसर्टेनिटी, मार्केट वांट्स कंटिन्यूटी इन रिफॉर्म्स। जो मोदी जी यहाँ पे कर रहे हैं, ट्रम्प अपनी एक एक ट्वीट से मार्केट को हिला रहे हैं, कुछ भी बोल रहे थे। अभी देखिए, वो पाकिस्तान के साथ उन्होंने इतनी अच्छी डील की है, बता रहे हैं, लास्ट में उसको भी 19% टैरिफ डाल दिया, बांग्लादेश के ऊपर 20% डाल दिया। अब ये जितने भी जो बाकी कंट्री की एक्सपोर्ट्स है, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो अमेरिका की टैरिफ है उधर तो उनको इनरिच करेगा, पर कंज्यूमर्स वहां पे इन्फ्लेशन चालू हो जाए। थर्ड, जैसी बात हो रही है अमेरिकन टेक सेक्टर, इस कल बहुत सारे शेयर्स बहुत ज्यादा गिरे हैं। अमेजॉन जैसे 8% गिरा है, मेटा गिरा है, टेस्ला गिरा है। तो अब क्या हो रहा है कि जितनी भी बड़ी टेक सेक्टर कंपनीज है, दे विल हैव टू डू लॉट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये सब चीज मार्केट ने देख लिया है, मार्केट को समझ में आ गया कि अमेरिकन मार्केट बाई चांस थोड़ा ओवर वैल्यूड है, इसके लिए एक करेक्शन होना चालू हो रहा है। बड़ी बात यह है कि कल जो करेक्शन हुआ है वो बड़ी बात नहीं है, क्या ये कंटिन्यू रहेगा ट्रम्प की अनसर्टेन पॉलिसीज के कारण, ट्रम्प के ट्वीट्स के कारण, ट्रम्प के स्टेटमेंट्स के कारण, और आप अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स के ऊपर टैरिफ लगा रहे हो। मुझे तो रोना भी आ रहा है, लेकिन वो क्यों, ये मैं आपको बता देती हूँ कि जी वर्ल्ड बैंक, यानी कि वर्ल्ड बैंक सभी को पता है वर्ल्ड बैंक जो है उसके बारे में, तो जी वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को जो $500 मिलियन का लोन देना था, जी हाँ, वो कैंसिल कर दिया। भारत ने कश्मीर से इतला किए बगैर इजाफी पानी छोड़ दिया है, जिससे दरिया में तुग़यानी की सी कैफियत है। 22 अप्रैल जब पहलगाम का वाकया हुआ, उसके बाद जो पहला इकदाम इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से उठाया गया वो ये था कि इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल कर दिया गया। और बड़ी फोर्सेज हैं जो काम कर रही हैं, वो अंदर ही लेकिन इसका इदराक होना जरूरी है। अच्छा, अब ये हुआ कि वफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली और माहौलियात मुसद्दिक मलिक का कहना है कि भारत कभी पानी रोक कर कभी पानी छोड़कर सैलाबी सूरत हाल पैदा करके पाकिस्तान में दाखिल होने वाले दरियाओं के बहाव में मुदाखिलत कर रहा है। पाकिस्तान इंडिया जो है 65 के अंदर भी वॉर में गए, 71 के अंदर कारगिल का वाकया हुआ, उसके बाद आपको याद होगा 2002 में भी एक फेस ऑफ हो गया था, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी को किसी ने हाथ नहीं लगाया। हमारे कितने महाजरीन भारत के अंदर बैठे हैं, ये डॉक्टर यूनुस साहब को कोई अंदाजा नहीं इस चीज का।
भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सिंध-तास मुआहदा बहाल करने से इनकार कर दिया। वहाँ की आवाम भी चाह रही थी कि यार पाकिस्तान को थोड़ा सा सबक सिखाया जाए। सलाल डैम के 12 गेट खोले गए हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर स्थित सलाल बांध के गेट को खोल दिया गया है। उन्होंने ये मौक़िफ़ हमारे सामने रखा है कि कानूनी तौर पर जो दुरुस्त है वो ये चीज़ है कि सिंध-तास मुआहदे की 2 पार्टीज़ हैं और उन 2 पार्टीज़ की मुश्तरका जो अग्रीमेंट है उसी से ही इसका हवाले से कोई भी फैसला होगा, चाहे इसको ख़त्म करना। अब इसका जवाब तो मैं कहता हूँ कि इंडिया से ज़्यादा हमें पाकिस्तान की अथॉरिटी से चाहिए कि एक तो ये कि एक्ट ऑफ वॉर की जब बात की थी तो क्या अब जंग क्या पानी के ऊपर होगी भी कि नहीं होगी, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब जज्बाती किस नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भी भारत ने बिना पाकिस्तान को वार्निंग दिए डैम का पानी छोड़ दिया और उस हिसाब से पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई। अब देखिए, पिछले अगर आप 3-4 महीनों से देखो तो पाकिस्तान की ये कंप्लेंट बहुत बढ़ती जा रही है कि भाई इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया। और पहले जो था वो इंडिया इस चीज़ में वार्निंग दिया करता था, अब तो ये वार्निंग भी नहीं देता। इंडिया इतनी मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है, इंडिया ये हथियार परचेस कर रहा है, फ्रांस से इतनी बड़ी डील हो रही है, कई सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर एक और मुद्दा आ गया है पानी वाला कि भाई इंडिया जो है वो पानी को यहाँ पर छोड़ रहा है और हमें कुछ बता भी नहीं रहा, और ऊपर से इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो भी इंडिया ने मानने से मना कर दिया है। कहने का मतलब ये है कि बहुत ही बुरा सिचुएशन होने वाली है पाकिस्तान की। और इतने समय 70 से 80 साल हो गए, उनके पास अच्छा खासा समय था डैम्स बनाने के लिए, अपना सारा अरेंजमेंट करने के लिए, लेकिन ये सारा अरेंजमेंट कर नहीं पाए भाई साहब। और अब जो है ना वो इंडिया पर गालियाँ दे रहे हैं। जो भी हो, इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद ज़रूर करें। अब इसका जवाब तो मैं कहता हूँ कि इंडिया से ज़्यादा हमें पाकिस्तान की अथॉरिटी से चाहिए कि एक तो ये कि एक्ट ऑफ वॉर की जब बात की थी तो क्या अब जंग क्या पानी के ऊपर होगी भी कि नहीं होगी, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब जज्बाती किस्म की बातें बहुत है। वैसे तो दोनों साइड पे है, मैं ये नहीं कहूँगा कि उधर नहीं है, लेकिन हमारे एक्स सर्विसमैन जो है जनरल्स, ब्रिगेडियर्स, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल्स, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जी अगर हमें इजाज़त दी जाए तो हम कश्मीर के रास्ते जो है इंडिया में दाखिल हो जाएंगे। ये आज की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई। मैंने कहा यार ये लोग तो चलो अपनी सर्विसेज दे चुके हैं, अच्छी बुरी जैसे भी दी हैं, अब 6-6.5 लाख हमारे पास फौज मौजूद है, इनकी क्या ज़रूरत पड़ी हुई है। चलो अगर वो कहते हैं, लेकिन होता ये है ना कि तंदूर जब गर्म हो ना तो रोटियां सेकी जाती हैं। तो इन्होंने भी कहा कि यार चलो इतने सारे फायदे हमने उठाए हुए हैं, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और 10 लोग थे, मैं तो नहीं जानता सबको, कुछ इसलिए थोड़ा बहुत फेमिलियर फेसेस थे, 1-2 शायद की जो टीवी पे आते हैं और एनालिसिस करते हैं। अब यही लोग 2-4-6 दिन पहले तो एनालिसिस कर रहे थे टीवी पर बैठकर और बड़ी बड़ी बातें करते थे। अब वो बातें जो हैं उसका क्या हुआ, उसका जवाब मेरे ख्याल में इन लोगों को देने की बड़ी सख्त जरूरत है। हम कहते हैं ना कि जी जो भारतीय मीडिया वो गैर जिम्मेदाराना है, मान लेते हैं, लेकिन ये भी कोई बताए कि पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर जो एक्सपर्ट्स और साबिक फौजी अफसरान बैठ के बार बार बावर करा रहे थे और हम यकीन भी कर रहे थे, क्यों झूठे दावे करते हो, अक्ल फहम के साथ साथ अपना मुकदमा क्यों बनाते हो और हैश करते हो, पेश करते हो, जज्बातियत और बड़कों के जरिए अपने लोगों को क्यों बहकाते हो। 4 दहशतगर्द जब अमेरिका जैसी कुव्वत को चैलेंज करते हैं तो बड़के नहीं मारता, मुकदमा बनाता है, जवाज बनाता है और दुनिया को बताता है कि हम खतरे में हैं, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ जज्बाती बातें बहुत ज्यादा होती हैं। ओ जी ये आए तो हम इनका ऐसे कर देंगे, वो जो एक वो लाल टोपी वाले हैं ज़ैद हामिद, ओ जी मैं तो जाकर इंडिया में दाखिल हूँगा और वहाँ पे दिल्ली की जामे मस्जिद में जुम्मे की नमाज मुझे पढ़नी है। तो मैंने तो ट्विटर पे इंडिया वालों को लिखा, मैंने कहा अगर मतलब ये बंदा है, इसको ज़रा जुम्मे की नमाज पढ़वा दें वहाँ पर, बड़ा शौक है इनको।
दिल्ली की जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने को। और हाँ सॉरी, ये सिर्फ नहीं कहा कि जो नमाज पढ़ूंगा, साथ ये भी बोला कि जी वहां के हुक्मरानों को जंजीरों में जकड़ लेंगे और फिर उसके बाद हम जी सीरिया की तरफ रवाना हो जाएंगे। पता नहीं सीरिया जाएंगे या फलस्तीन की तरफ, लेकिन सीरिया का नाम उन्होंने लिया। यार बातें, मतलब जो एक्चुअल चीजें हैं ना वो और होती है और बढ़ के मारना और होता है। मैं कहता हूं कि कोई भी हमारा, ठीक है, अगर कोई भी है, कोई बात करता है, उसको सॉलिड किस्म का जवाब आप दें। लेकिन ये जी इधर से 10 बंदे इकट्ठे करके उधर से 5 बंदे इकट्ठे करके जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, वो लोग जो मैं कहता हूं कि उनको कभी किसी, जिसे कहते हैं ना कि कोई बंदा लिफ्ट ही ना कराए, उनको जी बिठा के उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराए जी हम यकजहती करना चाहते हैं। ओ भाई, कौन सी यकजहती करना चाहते हैं? द थिंग इज कि यकजहती क्या होती है? यकजहती ये चीज होती है ना कि आपकी आवाम दिल से आपकी रिस्पेक्ट करे और दिल से आपके साथ खड़े हो, बगैर किसी मतलब लगी लिपटी के। अगर ये कहा जाए कि यार एक किस्म का, जिसे कहते हैं कि एक जबरदस्ती वाला जी हमारे साथ खड़े और हमारे साथ नहीं खड़े, ये जबरदस्ती नहीं होती ये चीज। मैं वैसे ये बात करता हूं कि ठीक है, आपके पास बड़ी ताकत है, आपके हाथ में डंडा है और आप उस डंडे का इस्तेमाल भी बेदरिया कर रहे हैं। जहां पे आपका दिल करता है इस डंडे का आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या इस डंडे के इस्तेमाल से लोगों के अंदर इनकी इज्जत बढ़ी या खत्म हुई या कम हुई? इतना तो पता होगा ना। किसी मीडिया को, जो कंट्रोल मीडिया है, उस पे बैठकर किसी की तारीफ करना या करवाना, मेरे ख्याल है इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं। इंपॉर्टेंस उस चीज की है जो लोगों के दिलों में होता है। अहमियत उस चीज की है जो लोगों के दिलों में होती है। इज्जत वो है जो लोग दिल से करते हैं। डंडे के जोर पे किसी को कहा जाए जी तुसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, जिस तरह पीटीआई के लोगों से करवाए जाते